Good morning, students. Today I am going to start from the topic chemical changes. In the previous video, we have completed the topic physical changes. Physical change is a type of change in which the change takes place in the physical properties of any substance, such as in case of shape, color, size, state. Okay. So all these changes are the examples of the physical changes, and physical changes are reversible in nature and no new substance is formed in case of physical changes. So these are the properties of the physical changes, and now today we have to start with the topic chemical change. So chemical change is a special type of change which takes place in the chemical properties of any substance. When the changes takes place in the chemical properties of any substance, then that change is known as the chemical change. Clear? So when the change undergoes, in the chemical properties of any substance, when the change undergoes in the chemical properties of any substance, then that type of change is known as the chemical change. Then that type of change is known as the chemical change. It means when the change takes place in the chemical properties of any substance, then that change is known as the chemical change. Okay. So what is actually chemical properties? What are the chemical properties? Chemical properties होती क्या है? ठीक है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे टेक्स प्लेस होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है. ठीक है, और इनके बारे में डीपली पढ़ना है. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है? जैसे कि सपोज दैट किसी रिएक्शन में अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो वो भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है ना? किसी रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है, किसी रिएक्शन का कलर चेंज हुआ जा रहा है. ठीक है ना? किसी रिएक्शन में मान लीजिए जैसे कि कार्बन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड. ठीक है ना? तो कार्बन सॉलिड स्टेट में था, व्हेन बर्न हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड. इट मीन्स सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म. सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज ऑफ स्टेट, and but it is irreversible in nature. So this type of change is termed as the chemical change, and the change takes place in the chemical properties of any substance. Okay. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव होता है, उसकी स्टेट में बदलाव होता है, उसके जो हम कह सकते हैं कि गैसेस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना? या तो जब भी केमिकल चेंज टेक्स प्लेस होता है तो आइदर द हीट इज़ गेन इन द रिएक्शन और हीट इज़ लूजिंग फ्रॉम द रिएक्शन. इट मीन्स आइदर द टेम्परेचर इंक्रीजेज और द टेम्परेचर डिक्रीजेज. ठीक है ना? या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो ये भी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है ना? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ठीक है? जैसे कि change of state. Okay, change of state is a chemical property. Change in temperature, change in state, change in temperature, change in color. Okay, change in color. ठीक है ना? कलर में अगर चेंज हो रहा है. चेंज इन स्टेट में कैसे? सपोज दैट हमारे पास वैक्स था, वैक्स जो है वो हमारा सॉलिड है. ठीक है, सॉलिड है और वैक्स को हमने क्या किया? बर्न किया. ठीक है ना? वैक्स को हमने बर्न किया, और जब हम वैक्स को बर्निंग करेंगे वैक्स की, देन वैक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर एंड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर वेपर प्लस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप इनसे देख सकते हैं कि जो ये वाटर वेपर और गैस हमको मिल रहा है, इन दोनों को रिकम्बाइन करने पर हमको दोबारा वैक्स ऑब्टेन नहीं होगा. ठीक है ना? दोबारा हमको वैक्स ऑब्टेन नहीं होगा. तो ये रिएक्शन कैसी है? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये रिएक्शन जो है हमारी वो कैसी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और जितनी भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑल द इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर द केमिकल चेंजेस। सारी की सारी जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है वो हमारी केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में है।
क्लियर। तो ये हमारे इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक। तो वो केमिकल चेंज में आएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है आइदर द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन गेट्स इंक्रीज्ड और द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन गेट्स डिक्रीज्ड, ठीक है ना। या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं चेंज इन कलर कैसे होगा। सपोज दैट मैं एक रिएक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ चेंज इन कलर का, जैसे कि कॉपर है, ठीक है ना, या आयरन है, आयरन Fe आयरन का सिंबल होता है, Fe आयरन का सिंबल होता है, ठीक है ना। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद द कॉपर सल्फेट एंड द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन नेचर। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा टिल्ट करके, ठीक है ना। तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद द कॉपर सल्फेट एंड द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। एंड व्हेन द आयरन रिएक्ट्स विद द कॉपर सल्फेट देन as iron is more reactive than copper, आयरन होता है वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन is more reactive than the copper, then a substance is formed and that is known as the FeSO4 plus Cu। ओके, Cu हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा अभी आपको, अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा कि Fe यानी आयरन जो है किससे रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा, CuSO4 इज द फॉर्मूला फॉर द कॉपर सल्फेट एंड इट इज ब्लू इन कलर, ब्लू होता है कलर में, ठीक है ना। और व्हेन द आयरन रिएक्ट्स विद द कॉपर सल्फेट देन द फेरस सल्फेट FeSO4 plus Cu is formed and the color of the FeSO4 the color of the ferrous sulfate is green। It means you can see easily that the color changes from blue to green. So change in color, so here the change in color takes place. The color of the copper sulfate from blue to changes into the green color due to the formation of the ferrous sulfate. So these are all the chemical properties। ये सारी की सारी क्या है, हमारी chemical properties हैं। change in state, change in temperature, change in color। okay, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट in case of the chemical change, the properties of the reactants and the properties of the product both are different। okay, the properties of the product is not just similar as to the properties of the reactants। यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं प्रोडक्ट की वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ से मैच नहीं करती, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अलग होती हैं। ध्यान देने वाली बात जैसे कि यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जो मेरा मैं जो रिएक्शन यहाँ पर मैं ऊपर रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, इसी रिएक्शन को मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये Fe है और प्लस CuSO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, CuSO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है। और क्या प्रोड्यूस होगा, FeSO4 प्लस Cu प्रोड्यूस होगा। आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन कॉपर की जगह पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, आयरन क्या, आयरन एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, बट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और जो कलर इसका ब्लू है, ठीक है ना, जो ब्लू कलर है किसका, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, ठीक है, वो ब्लू कलर ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका फॉर्मेशन किसका होगा, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैंने एरो लगाया है, एरो इम्प्लाई कर रहा है कि एरो के सामने जो चीज़ लिखी हुई है वो प्रोडक्ट है, वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। और एरो के पीछे की तरफ जो चीज़ लिखी हुई है वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स है। यानी Fe इट मीन्स आयरन एंड कॉपर सल्फेट बोथ आर द रिएक्टेंट्स। व्हेन द रिएक्टेंट्स रिकम्बाइन देन द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एंड द प्रोडक्ट इज आयरन सल्फेट और यू कैन से फेरस सल्फेट और एंड द कॉपर, ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट होगा और हमारा कॉपर का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। बट आई वांट टू से दैट इन केस ऑफ द केमिकल चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट, दे आर अदर देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी कुछ और होगी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कुछ और होगी। देखने से ही मालूम पड़ रहा है आपको, संभव है, हो सकता है। क्यों हो सकता है, रीज़न क्या है, देखिए कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, कुछ और प्रॉपर्टी है, और जो बना हमारा, ठीक है ना, क्या प्रोडक्ट बना हमारा FeSO4, उसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, वो ग्रीन कलर का है। तो आपने देखा यहाँ पर कि रिएक्टेंट्स कुछ और कलर का है, प्रोडक्ट कुछ और कलर का है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो यही होना है केमिकल चेंज के केस में, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ केमिकल चेंज
no, always a new substance is formed in case of chemical change. In case of chemical change, always a new substance is formed. Always a new substance is formed, and the properties of the products is different from the properties of the reactants. Is different from the properties of the reactants. ठीक है ना, जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है और जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कि जो इन केस ऑफ केमिकल चेंज ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, हमेशा एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है ना, प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टीज़ प्रोडक्ट की हैं वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल पूर्णतः अलग होंगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया गया है वो नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, ठीक है, द केमिकल चेंज इज अ इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज इज अ इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है ना, इरिवर्सिबल चेंज होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है ना, केमिकल चेंज कैसा होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, जो कि दोबारा वापस नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, वाटर वेपर और गैस को रिकम्बाइन करके, वाटर वेपर एंड गैस को रिकम्बाइन करके हम दोबारा से वैक्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर हम दोबारा से वैक्स को ऑब्टेन कर लेते तो ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल होता। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन हमारा क्या है, इरिवर्सिबल है, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। ठीक है ना, सम बेसिक मोर एग्जाम्पल्स आर also here. Suppose that some examples of chemical change are also, I want to give you that examples. What are the examples? So examples are rusting of iron, okay, and second example, setting milk into curd, digestion of food, and photosynthesis process, photosynthesis reaction. All there are thousands of many more examples are there of chemical changes. Chemical changes के कम से कम आप ये मान के चलिए, जितने भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो सारे के सारे चेंजेस दो में डिवाइडेड हैं, या तो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज मैंने आपको सारे बताए थे, ठीक है ना, जो रिवर्सिबल हो सकता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, और ये रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल रहती है, हमेशा कोई ना कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, and the property of the new substance is totally different from the property of the previous substance. तो जो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है वो प्रीवियस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से क्या होगा, अलग होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। नेक्स्ट देन आफ्टर मैं आपको बहुत ही सॉलिड और कंसोलिडेटेड चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। हमेशा केमिकल चेंज कैसे टेक्स प्लेस होगा, केमिकल रिएक्शन जब होगा तो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस होगा। व्हेन देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन देन द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। इट मीन्स इन केस ऑफ ईच एंड एवरी केमिकल चेंज देयर मस्ट बी अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, यानी जितने भी केमिकल चेंजेस होंगे उन सब में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज का होना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो हम पहले बात करते हैं, आपको केमिकल चेंजेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, केमिकल चेंजेस हमारे क्या क्या हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यानी केमिकल चेंजेस को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या होती हैं, कौन कौन से रिएक्शंस को क्या कहा जाता है। बट उससे पहले एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मैं कुछ बेसिक इंट्रो देना चाहता हूँ आपको। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के केस में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर के बारे में।
what are atoms? ठीक है ना, एटम्स क्या होते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनी मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ एनी मैटर, ठीक है ना। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे एटम कहते हैं। एंड एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। एंड व्हेन द एटम्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, व्हेन द एटम्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जब एटम फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, और जब एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज देयर आर 118 एलिमेंट्स इन अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल एलिमेंट जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। और 118 एलिमेंट्स में बहुत सारे डिविजन्स हैं, जैसे कि 118 एलिमेंट्स में मेटल्स भी होंगे, ठीक है ना, नॉन मेटल्स भी होंगे, मेटलॉइड्स भी होंगे जाके, ठीक है ना, मेटलॉइड्स भी होंगे, और नोबल गैसेस भी होंगी, ठीक है ना। कौन सी गैसेस होंगी? नोबल गैसेस, जिनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, अनरिएक्टिव गैसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, 118 एलिमेंट्स में होंगी जाके सारी चीज़ें, क्लियर। तो 118 एलिमेंट्स में सारी चीज़ें होंगी जाके। व्हेन द 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, देन दे फॉर्म द कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में, तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैं पहले एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एलिमेंट के केस में जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हमारे देखिए यहाँ 1 से लेके 10 तक के हमारे जो हैं, ये हमारे एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक के। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। लास्ट वन इज़ नियॉन, ठीक है ना, लास्ट वन नियॉन है हमारा। एंड नंबर सेकेंड इज़ दैट सोडियम, मैग्नीशियम। 11 एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पर आपने देखा कि सारे के सारे हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, और इनका एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इन एटॉमिक नंबर्स को हमको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। इन एटॉमिक नंबर्स को हमको याद करना पड़ता है, जिसके बिहाफ पे किसी भी एटॉमिक नंबर से हम जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के बाद में हम ये पता लगा सकते हैं कि इस एलिमेंट की पर्टिकुलर जो है वो कितने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जाके, ठीक है। खैर ये मैं बहुत आगे की चीज़ बता रहा हूँ आपको, उतना नहीं जाना है, ब्रॉड में, डीप में हमको नहीं जाना है, ठीक है। इससे हमको ये पता लग जाएगा कि कौन से 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ कि एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, ठीक। तो कंपाउंड के बारे में, कुछ बेसिक कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनाना है आपको, ठीक है। बाकी तो डीप में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे जाके, ठीक है। मैं आज आपको इस वीडियो में केवल एटॉमिक नंबर से याद कराऊंगा, और आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ द एलिमेंट, नेक्स्ट में मैं नेम ऑफ द एलिमेंट लिख रहा हूँ, नेम ऑफ द एलिमेंट। एंड आगे मैं लिख रहा हूँ सिंबल, ठीक है, सिंबल लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 1 हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन, सिंबल H है, ठीक है ना। नंबर सेकेंड हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। नंबर 3 होता है लिथियम, ठीक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। नंबर 4 होता है बेरिलियम, B। नंबर 5 होता है बोरोन, B। नंबर 6 होता है कार्बन, ठीक है ना।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। नंबर 7 होता है नाइट्रोजन। नंबर 8 होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन। एंड नंबर 10 होता है हमारा नियॉन, सिंबल होता है Ne, ठीक है ना। इतना आपको 1 to 10 आज मैं याद करने के लिए दे रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको इतना ही याद करना है। देन आफ्टर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 11 to 20, okay, and then after I will tell you about the compounds, and then we will start the reactions. It means types of chemical reactions such as the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reactions, and crystallization reaction. All these are the reactions, are the examples of the chemical changes. So in this video it is okay, and from the next topic I will start in the next video. So thank you.